Hey guys, this is Muskan Valwani, your educator, trainer, speaker, blogger, and owning EduCreate, where talent meets excellence. So today EduCreate present 12th talk show on the topic disability is not a disease. For this, we have invited our special guest Monica Sharma Purohit ma'am. She is a rehabilitation professional, social worker, and special educator. मोनिका जी ने 12वीं कक्षा तक की शिक्षा बीएसएफ स्थित सेंट्रल स्कूल में हुई। फिर बीएससी एंड फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया, लेकिन समाज सेवा का जुनून दिलो दिमाग पर हावी था तो एमएसडब्ल्यू की डिग्री भी हासिल कर ली। उनका यह सपना समाज सेवी ज्ञानेंद्र पुरोहित से 2001 में विवाह के बाद पूरा हुआ। दरअसल 2000 में इंदौर में मूक बधिरों के लिए काम करने वाले श्री पुरोहित ने शादी के लिए विज्ञापन दिया कि उन्हें मूक बधिर लोगों के लिए काम करने की इच्छुक युवती की तलाश है। बस यहीं से मोनिका जी ने अपने भविष्य की दिशा तय की और निश्चय किया कि वे श्री पुरोहित से ही शादी करेंगी। शादी के बाद मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए मोनिका जी ने विशेष रूप से बीएड और एमएड किया, साथ ही क्रॉस डिसेबिलिटी पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। मोनिका जी ने सिर्फ साइन लैंग्वेज सीखी, बल्कि देश विदेश के मूक बधिरों पर गहन अध्ययन भी किया। आनंद सर्विस सोसाइटी में वर्तमान में करीब 450 विद्यार्थी रहते और पढ़ते हैं। इनके अथक प्रयासों से धार और अलीराजपुर जैसे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक रूप से विकलांग लड़कियों के लिए स्कूल और हॉस्टल खोले गए। इन लड़कियों को मोनिका जी ने आत्मरक्षा के गुण तथा सिखाने के साथ ही अपना मामला दर्ज करने और न्याय दिलाने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित करती हैं। वे पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में पुलिस कर्मियों को संकेत भाषा और विकलांग लड़कियों महिलाओं के मुद्दे सुलझाने का भी प्रशिक्षण देती हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को संकेत भाषा सिखाई और बैंक को पूरी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम लड़कियों और महिलाओं के लिए पहला बैंक बनने की पहल की। साथ ही इस जोड़ी के जज्बे का ही नतीजा था कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा पाकिस्तान से लाई गई मूक बधिर लड़की गीता के परिजन को खोजने की जिम्मेदारी जुलाई 2020 में उन्हें सौंप दी गई। अब मोनिका जी इस कोशिश में जुटी हैं कि गीता और दावा करने वाली मां के डीएनए का मिलान जल्द हो सके। आनंद सर्विस सोसाइटी का उद्देश्य मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को हर संभव तरीके से सामान्य जीवन देना है, ताकि उन्हें भी सुरक्षित भविष्य मिल सके। अब उपलब्धियां और सम्मान। मोनिका जी और ज्ञानेंद्र जी ने राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संकेत भाषा में वर्ष 2002 में पहली बार बनाया। इस गीतों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से वर्ष 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। वर्ष 2011 में एलेक्स मेमोरियल अवार्ड, वर्ष 2015 में स्टार प्लस पर आज की रात है जिंदगी कार्यक्रम में आमंत्रित इस कार्यक्रम के मेजबान अमिताभ बच्चन थे। वर्ष 2016 में जी टीवी द्वारा जी वुमेन अचीवर्स अवार्ड, वर्ष 2017 में जी एंटरटेनमेंट टीवी के डीएससी शो पर डॉक्टर सुभाष चंद्र द्वारा सम्मानित, वर्ष 2018 में रोटरी नेशनल बिल्डर अवार्ड, वर्ष 2019 में टाइम्स वुमेन अचीवर्स अवार्ड, वर्ष 2020 में 16 अक्टूबर को सोनी टीवी के कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में पति ज्ञानेंद्र जी के साथ आमंत्रित इस शो में उन्होंने 25 लाख रुपए की राशि जीती। अब मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, आइए देखते हैं।
Okay. Now I would like to call Monica Sharma Purohit ma'am to share her views on the topic disability is not a disease. Over to you, ma'am. सभी को नमस्कार। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों की बहुत सारी अवधारणा है डिसेबिलिटी और मतलब डिजीज को लेकर। तो वो काफी सारे जो चीजें हैं वो कंफ्यूजन है समाज में, वो मैं उसी विषय पे आज बात करूंगी। सबसे पहले तो डिसेबिलिटी को लेकर अगर कोई से या दिव्यांग या विकलांग वर्ड हम बोलते हैं तो उनके मन में जो एक विचार आता है वो ये सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो बैसाखी के सहारे चलता है, या तो उसका पैर एक है या नहीं है, या एक हाथ कटा हुआ है। एक पिक्चर जो बनती है डिसेबिलिटी को लेकर वो ये है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि डिसेबिलिटी सिर्फ वो नहीं है जो आपको दिखती है, बहुत सारी डिसेबिलिटीज ऐसी होती है जो हिडन होती है। तो जो हमारा डिसेबिलिटी का जो नया एक्ट आया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिसेबल पर्सन 2016, उसके अनुसार है ना 21 प्रकार के 21 टाइप्स ऑफ पीपुल आर कवर्ड इन द डिसेबिलिटी। अभी 21 प्रकार के लोग डिसेबिलिटी में आते हैं, ये मतलब एक बहुत ऐसा बिग आई करके सोचने वाला पॉइंट है कि ऐसे 21 तरह के लोग कौन कौन से हैं जो डिसेबिलिटी में आते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ डिसेबिलिटीज उसमें कवर्ड है वो ये है, एक तो फिजिकल डिसेबिलिटी जो दिखती है, जैसे किसी का एक हाथ कटा हुआ है, एक पैर कटा हुआ है, या वो झुक के चल रहा है, या वो टेढ़ा मेढ़ा होके चल रहा है, या पैदाइशी उसके कोई हाथ ही कोई अंग ही बना हुआ नहीं है, या पोलियो के कारण वो उसका कोई बॉडी नहीं है, वीक है, तो वो एक फिजिकल डिसेबिलिटी है। उसके बाद में दूसरी डिसेबिलिटी होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें व्यक्ति के हाथ पैर सही सलामत होते हैं, चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देता है, वो सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिससे वो अपना रूटीन का सामान्य काम भी है ना वो अच्छे से नहीं कर पाता है। जैसे कि एक होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हम जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे का जब बर्थ होता है ना, तो वो एज अ नॉर्मल बच्चा दिखता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो जनरली हमारे हर बच्चे के एज में एक माइलस्टोन आता है कि बच्चा 8-9 महीने का हो गया है तो वो सपोर्ट से टिक कर बैठने लग गया है, 1 साल का होने का लगा है तो वो टच करके सपोर्ट से खड़ा होता है। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी भी बच्चे में होती है ना, तो वो ये माइलस्टोन लेट अचीव करता है और वो हिडन होते हैं। वो सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि मेरा बच्चा तो 3 साल का हो गया है, मेरे एक रिलेटिव का बच्चा या मेरे फ्रेंड का बच्चा तो 1-1.25 साल में अच्छे से चलने लगा था, मेरा बच्चा 4 साल का हो गया लेकिन ये सपोर्ट से भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो एक माँ और एक उसके बाद में फादर ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। और छोटे बच्चे कलर के ऊपर देखना, आप उनको कलरफुल खिलौने देते हैं वो या कुछ मूविंग खिलौने रहते हैं तो वो छूते हैं उसको जाकर। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे ये माइलस्टोन 2 साल, 3 साल, 4 साल में अचीव करते हैं, जो नॉर्मली बच्चे 6 महीने के बच्चे अचीव करते हैं। तो एक ये ऐसी डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कई सारे डिसेबिलिटी है, जैसे कि एक मैंने आपको अभी डिस्कस करा, और एक है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। इट इज लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड ब्रेन, बट है ना उसका जो नर्वस सिस्टम रहता है, जो ब्रेन पूरी बॉडी को जो जैसे बिजली के तार पूरे जैसे स्विच होता है और हम उसको प्रेस करते हैं तो पूरे घर में हमारे लाइट्स होती है, तो ऐसे ही हमारे हमारे है ना ब्रेन हमारा लाइट है। ब्रेन हमारा लाइट है और ब्रेन से सारे कनेक्शन, या ब्रेन हमारे स्विच, हम ये बोले कि ब्रेन स्विच, और ब्रेन से सारे लाइट के जो करंट है वो सारे बॉडी में जा रहे हैं। ब्रेन तो काम कर रहा है, ब्रेन अपना स्विच ऑन करता है, लेकिन कई बार क्या होता है बल्ब फ्यूज रहता है तो हम स्विच ऑन भी करते हैं तो लाइट नहीं जलती है ना। तो इसी तरीके से सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी डिसेबिलिटी है कि ब्रेन अपना काम करता रहता है लेकिन बॉडी पार्ट उसको सपोर्ट नहीं करते काम करने के लिए, तो दैट इज सेरेब्रल पाल्सी। कुछ और डिसेबिलिटी होती हैं जैसे ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटीज, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। इसमें ये 3 तरह की डिसेबिलिटी रहती है जिसमें ना आप तो कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि इस बच्चे को ये डिसेबिलिटी है। वो मेंटली मतलब दिमाग में कुछ कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है,
और बच्चा सामने डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा, और कई बार क्या होता है पेरेंट्स टीचर्स ऐसे बच्चों की पिटाई कर देते हैं, अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, तेरे को कितनी देर से समझा रहे हैं, लेकिन उसके एंगल से देखेंगे ना तो सही में उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको खुद राइट समझ में नहीं आ रहा है, और उसकी अननेसेसरी पिटाई होती है, डांट दिया जाता है, फिर वो और डोसाइल हो जाता है, वो डरने लगता है, वो स्कूल जाना बंद कर देता है, वो फ्रेंड्स के बीच में जाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको तो दिक्कत है, तो वो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। और कुछ डिसेबिलिटी आपको सामने दिखती है, जैसे कि डेफनेस है, उसको बच्चे को किसी को कान से सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं पाता है, वो साइन लैंग्वेज में बात करता है। एक डिसेबिलिटी होती है कि वो आप सब जानते हैं, ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं देता है, या लो विजन है, उसको बहुत थिक ग्लास का चश्मा लगता है वो। लेकिन डिसेबिलिटी एक डिजीज नहीं है, डिजीज और डिसेबिलिटी में ये अंतर है कि अगर कोई डिजीज होती है ना तो उसका मेडिकल इंटरवेंशन होके उसका प्रिवेंशन होता है, उसका क्योर होता है। या तो जैसे कि सपोज टाइफाइड है, टाइफाइड इज अ डिजीज, टाइफाइड के टीके लगते हैं आजकल, तो आप 8-9 साल के बच्चे को अगर टाइफाइड का टीका लगा देंगे तो वो 1 या 2 साल तक उसको टाइफाइड नहीं होगा। और ऐसी कई सारी बीमारी है, पोलियो है, ये डिजीज है। और हमको जितनी भी ये जो खांसी होती है, टीबी की बीमारी होती है, सब डिजीज है। ये आप या तो प्रिवेंशन ले सकते हैं इनके लिए, या इनका क्योर भी है, मतलब अगर हो भी जाती है ना। करप्शन, नाउ वी कैन से फॉर द कोरोना आल्सो कि अब बच्चों को या उसी तरह कोरोना का टीका हाँ, लगेगा। कोविड कोविड इज ऑल्सो डिजीज, मतलब कि ये डिसेबिलिटी नहीं है कि एक बार हो गया तब आप है ना जिंदगी भर के लिए कुछ हो गया। आप या तो प्रिवेंटिव केयर्स लें, और मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स को फॉलो करें, तो आप बचे रहेंगे। और अगर हो भी जाता है तो इट इज, अगर आपने प्रॉपर समय पर अगर इसका उपचार करा तो इट इज नॉट डेडली, दो इट इज अ डेंजरस, बट ठीक भी होते हैं लोग। बट डिसेबिलिटी में क्या होता है कि डिसेबिलिटी ठीक नहीं होती है कभी भी, वो जिस स्टेज पे है ना वो वहीं पर रहती है। हम सपोर्ट इन दैट वे कि सपोज किसी को सुनने में दिक्कत आ रही है तो हम उसको कान की मशीन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको कुछ कुछ आवाज आने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कान की मशीन लगा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही किसी को मूविंग मोबिलिटी का प्रॉब्लम है कि उसके दोनों पैर नहीं है, दिक्कत है, तो हम उसको कोई उसके अकॉर्डिंग कोई व्हील चेयर का या उसको कोई भी डिवाइस उसको दे सकते हैं जिससे उसकी मोबिलिटी हो जाए। तो डिसेबिलिटी और डिजीज में ये बहुत बड़ा अंतर है कि डिसेबिलिटी जो होती है ना वो फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ वो रहती है। हम उसको डिवाइस से उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा-थोड़ा कम कर सकते हैं कि ठीक है इसको सुनाई नहीं देता है तो हम इसको, जैसे डेफ लोग हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है, घर में डोरबेल है तो हम डोरबेल की जगह एक लाइट लगा देते हैं, तो वो लाइट जलती, तो वो उसको डिसेबिलिटी कम नहीं हुई, लेकिन हमने उसकी डिसेबिलिटी को उसकी प्रॉब्लम को जो उसको समस्या उसके दूसरे तरीके से हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है आपको सुनने में दिक्कत लेकिन आप देख अच्छे से सकते हो, तो आप वैसे तरीके से अपनी चीजों को यूज करो। तो दिस इज डिफरेंस इन डिजीज एंड डिसेबिलिटी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। Right, ma'am. So, ma'am, my first question is, why there are special school for the disabled ones? Agreed. हमने special kids को भी normal school में पढ़ने के लिए right दिलवाया है. Still, why are taking learning in special schools? Why they are not treated as equal? Like आज भी, like जब मैंने schooling ली थी, तो schools में मैंने देखा था 2-3 बच्चे, like एक क्लास में 1-2 बच्चे या पूरे sections में 1-2 बच्चे देखे थे जो disabled थे. बट व्हाट अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स की, लाइक आज जैसे सोसाइटीज बनी हुई हैं या बहुत मानव सेवा सदन है या बहुत ऐसी सोसाइटीज है जो स्पेशल स्टूडेंट्स को अलग से ट्रेन करते हैं, आज भी उनको उस तरह का इक्वल राइट क्यों नहीं मिला है कि वो हम जैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो स्पेशल स्टूडेंट्स हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट्स और डेफ स्टूडेंट्स या कोई भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हमेशा साथ में पढ़ सकते हैं। मैं और ज्ञानेंद्र जी और हमारी सोसाइटी हम पिछले 23 साल से सिर्फ इंक्लूजन पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज तक ये नहीं, हम लोग के हर साल करीब 400 से 450 बच्चे इनरोल होते हैं एवरी सेशन, दे आर ऑल रेसिडेंट इन अवर सोसाइटी, लेकिन दे आर गोइंग टू नॉर्मल स्कूल्स, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। हम कभी भी स्पेशल स्कूल की कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ईश्वर ने ये जो हमारी अर्थ बनाया है ना, ये जो ग्लोब है ना,
इसमें ऐसा सोच के नहीं बनाया था कि यहाँ आदमी रहेंगे, यहाँ औरतें रहेंगी, यहाँ पे डिसेबल्ड लोग रहेंगे, यहाँ पे जानवर रहेंगे। उसने ईश्वर ने इस पूरी अर्थ को सबके लिए इक्वल बनाया है। तो हम भी इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, और जहाँ तक इन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये सोसाइटी उनको ये चीज़ें प्रमोट नहीं कर रही है कि वो अलग रहें, वो उनको सपोर्ट दे रही है, वो ब्रिज का काम कर रही है। क्योंकि हमको ये पता है कि उस पार एक नॉर्मल स्कूल है और इस पार हमारा बच्चा डेफ बच्चा खड़ा हुआ, लेकिन वो जाएगा कैसे? तो उसके बीच में एक हमको ब्रिज चाहिए। तो ये जितनी भी सोसाइटीज़ जो आप बोल रहे हैं, सोसाइटी काम कर रही है, इतनी सारी संस्थाएँ काम करती है, ये ब्रिजिंग द गैप्स कर रही है। इनका ये काम कर रही है कि उन बच्चों तक गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुँचे, उन बच्चे तक आसानी सी चीज़ें पहुँचे। क्योंकि इतना तो हम समझते हैं कि जो छोटा बच्चा 1 साल का है, वो सक तो कर लेगा बॉटल में से दूध, लेकिन एक मम्मी को उसको दूध बना के बॉटल को मुँह तक तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी उसको ट्रेनिंग नहीं है वैसी। और इतने सालों से हमारे कंट्री में ये चीज़ें अभी तक इतना कॉमनली ट्रेनिंग नहीं हुई ना डिसेबल्ड बच्चों की कि नॉर्मल में जाना है, तो उनको ट्रेन करके अब हम तैयार कर रहे हैं। हमको भी कहीं जाना होता है तो हम अच्छे से तैयार होते हैं। तो हम उनको तैयार कर रहे हैं कि इस नॉर्मल सोसाइटी में आपको रहना है और आपका अधिकार है। और हम एट द सेम टाइम नॉर्मल सोसाइटी को भी तैयार करते हैं कि ये हमारे ही बच्चे हैं। और अभी एक्सेप्टेंस लेवल, आज आप जब छोटे थे तो आपने 3 बच्चे देखे होंगे, लेकिन हमारा ये ड्रीम है कि जो हमारे बच्चे या आपके बच्चे हैं या और हमारे जो एज के लोगों के बच्चे होंगे, वो 3 बच्चे नहीं देखेंगे। वो देखेंगे कि वहाँ पर एक 40 का क्लास है, तो एक डेफ भी है, एक ब्लाइंड भी है और एक व्हीलचेयर वाला बच्चा भी पढ़ा है, एक स्लो लर्नर भी बच्चा पढ़ रहा है, एक ब्राइट है जो ब्रिलियंट है, बिल्कुल नंबर अच्छे लाता है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सारी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी तो वो वाली कांसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और वो चीज़ें अचीव भी होने लगी है। Great. So, ma'am, second question, like how do we make our kids understand to behave properly with special students? Because some of the kids are having the nature of ragging. Like ये सारी चीजें मैम मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही कह रही हूँ. Like हम लोग जो जब स्कूल में थे, इवन आज हम लोग स्कूल में पढ़ाते भी हैं, तो ऐसा होता था कि लाइक जैसे आपने बताया था, जिन जो फिजिकल इम्पेयर्ड रहते हैं, जो फिजिकली लाइक वीक रहते हैं, जो बच्चे, तो उनकी रैगिंग की जाती थी और टीचर्स के, प्रिंसिपल के, अथॉरिटीज के लाख मना करने के बावजूद भी उनको किसी ना किसी तरह टीज किया जाता था. तो इस किस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट कर? मेरे ख्याल से आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं तो एक टीचर को भी और एक बच्चे को सबको ही सलाह देती हूँ कि सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है ना, जब वो 1 या 2 साल का था, जब वो कुछ टीज करना नहीं जानता है, वो गोरा और काला भी नहीं समझता है, वो गरीब और अमीर भी नहीं समझता है, आप उसको जहाँ छोड़ेंगे वो नॉर्मल ही। ये तो एक्चुअली टीचिंग कौन करता है? घर से होती है शुरुआत। मम्मी पापा, अरे वो गंदा है, वो बाई का बच्चा, उसके साथ मत खेलो, अरे ये काला। और हम है ना इनडायरेक्टली बच्चों को ट्रेनिंग घर में देते हैं, अगर तुम चाय पियोगे तो तुम काले हो जाओगे। तो हम ये उसको बताना चाह रहे हैं कि काला अच्छा नहीं होता है, गोरे लोग अच्छे होते हैं। हमने इनडायरेक्टली, हमने बोला नहीं, लेकिन जब हम रेगुलरली ऐसी चीजें करते हैं ना, तुम ज्यादा धूप में खेलोगे तो तुम काले हो जाओगे, तो उसको ही लगने लगता है कि काला होना मतलब गंदा होना होता है। और हम ही ट्रेनिंग दे देते हैं इनडायरेक्टली, और फिर हम ही बाद में परेशान होते हैं कि बच्चा टीज क्यों कर रहा है, बच्चा रैगिंग क्यों ले रहा है, क्योंकि उसने हमको घर में देखा हुआ होता है कहीं ना कहीं। हमने अपने घर में कोई काम करने वाले आते, कभी उनसे सम्मान से बात नहीं उसने हमको करते हुए देखा, तो ये जानता है कि जब कोई व्यक्ति इकोनॉमिकली वीक है या किसी तरीके से वीक है, तो हम उससे किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तो मजबूरी है हमारे साथ में पढ़ना या हमारे साथ रहना। तो हम कोशिश करें कि हम उनको बोले नहीं, हम उनको करके दिखाएं ये सारी चीज़ें। हम जहाँ, और बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, तो दे आर लाइक वो तो नए-नए, हम नया आटा गूँथते हैं ना, तो वो तो वैसे होते हैं। अब चाहे आप उसकी पूरियाँ बेल लें, पराठे बेल लें, बाटी बना लें और उसके कोई शेप्स करके कुकीज़ बना लें, है ना? एनी एनी मिठाई बना लें, जो जो चीज़ चाहे आप बना लें उस डो से। तो बच्चे तो एक डो जैसे छोटे-छोटे रहते हैं। आप उनको बचपन में ऐसी जगह पर ले जाइए, संडे होता है और या कोई हॉलिडे या कोई फेस्टिवल है, तो उन बच्चों को ऐसी सोसाइटी में ले जाइए, जहाँ पर उनको हम ये फ़ील कराएँ कि बेटा आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। इस दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो खुश हैं। और फिर उनको कहीं हम ऐसी जगह पे भी ले जा सकते हैं जैसे ऑर्फनेजेस है, जहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स नहीं है।
तो उनको वो फील कराना कि ईश्वर ने आपको जो दिया है, आप ऊपर वाले को थैंक्स करो कि आपको पेरेंट्स से आप एक स्कूल में पढ़ पा रहे हो और आप हो, ये बच्चों के पास में कहीं। तो जब बचपन से ये सब चीजें होती ना, तो वो उनके प्रति एक हम सिंपैथी नहीं, दया वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको ये फीलिंग आना चाहिए कि आज आपका बर्थडे है ना, चलो हम वहां चल के सेलिब्रेट करेंगे, एक ऐसे स्पेशल जगह पे जाके जिनके साथ में सेलिब्रेशन लोग कर। तो वो जब फीलिंग एक आप बचपन से डेवलप हो जाएगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि रैगिंग वगैरह होंगी। ये तो हम ही लोग डिसाइड करते हैं कि आपका बर्थडे आ गया, चलो कितने फ्रेंड्स को बुलाना, हम मैकडॉनल्ड में पार्टी देंगे, आपके क्लास के बच्चों को बुलाओ। हम क्यों नहीं एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करते कि आपकी क्लास के बच्चे भी आएंगे, और वो जो सोसाइटी हम बच्चे गए थे ना, जहां पर वहां पर भी 10-15 किड्स हैं, वो भी आएंगे और हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो कभी भी ये वो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। मेरे को लगता है कि बच्चों की गलती कम है और उनके साथ में रहने वालों की भूलवश गलती हो जाती कि वो उनको ऐसे मैसेज ही नहीं पास ऑन कर पाते। Amazing, ma'am. Question number 3, like how do we motivate teachers? By this, they want to choose their career as a special educator. हम टीचर्स को कैसे मोटिवेट करें? देखिए, टीचिंग का मैं तो कहती हूँ, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, जितने भी प्रोफेशन है वो लोग सारे लोग पहले टीचर के पास ही जाते हैं जब कोई और प्रोफेशन में जाते हैं। इस दुनिया में कितने भी बड़े, चाहे कोई गूगल का सीईओ बना है, चाहे देश का प्रधानमंत्री बना है, चाहे एक डॉक्टर बना है, लेकिन सबसे वो किसी ना किसी टीचर के पास ही गया था और उसने अपना बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, 10th 12th जब कराए, तब जाके वो अपने करियर में आए। तो मेरे ख्याल से सारे प्रोफेशंस के ऊपर टीचर का प्रोफेशन है, वो एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे सारे प्रोफेशंस होते हैं, मैं ये मानती हूँ। और जो स्पेशल एजुकेशन है, वो तो मैं सोचती हूँ वो इतना ब्लेस्ड है कि आप टीचिंग भी कर रहे हैं एंड देन यू आर क्लोज टू द गॉड। आप मतलब भगवान की लोग पूजा करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि जहां पर भगवान खुद नीचे जमीन पे आके खड़ा हुआ है और हमको जाके इधर उधर देखना पड़ रहा है, तो ये गलत है। तो स्पेशल एजुकेशन तो और ब्लेस्ड है कि आप ऐसे बच्चों को रीच कर रहे हैं जिनके पास में कोई जाना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है तो कि लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो टीचिंग का सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और ब्लेसिंग्स तो पता नहीं कितनी सारी, दुआएं तो कितनी सारी, जिसके लिए तो हम कितना भी पैसा खर्च कर दे, कभी जीवन में नहीं मिलती वो। तो दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन। और एज अ प्रोफेशन अगर इसको हम देखें, तो अगर आप स्पेशल बीएड या डेफ एजुकेशन या ब्लाइंड एजुकेशन या इंटेलेक्चुअली चैलेंज में भी जो बीएड होते हैं, एमएड होते हैं, वो अगर आप करते हैं, तो यू आर नो मोर एम्पावर्ड। आप उसमें आपको नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए तो ट्रेंड किया ही जाता है, प्लस स्पेशल बच्चों को भी पढ़ाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। तो आपका तो एक वाइड मतलब एक अम्ब्रेला हो जाता है ना, कि आपके अम्ब्रेला अगर आप हैं, तो आपके अंदर नॉर्मल बच्चे भी आके खड़े हो रहे हैं और डिसेबल्ड बच्चे भी खड़े हो रहे हैं। तो एज अ टीचर बनना तो बहुत बड़ी बात है ना। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क करा है, देन आई डिड माय बीएड इन डेफ एजुकेशन, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन, एंड देन आई डिड स्पेशल क्रॉस डिसेबिलिटी कोर्स। मतलब मैंने पूरे 21 तरह के जो लोग डिसेबल्ड होते हैं ना, उनको कैसे पढ़ाना है, ये भी मैंने कोर्स करा, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स करा है चेन्नई से। तो अभी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब मुझे ये विश्वास है कि मैं हर बच्चे की सारी समस्या दूर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी बच्चा आएगा, अगर 100 समस्या लेकर आएगा, तो मैं मुझे मुझे मुझ पर विश्वास है, मेरे काम पर विश्वास है कि मैं उसकी 1 या 2 समस्या को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। एज मैम, आज जैसे बीएड प्रोग्राम भी है, तो बीएड प्रोग्राम में ये इंक्लूसिव एजुकेशन भी आ गया है। लाइक मैंने जब बीएड किया था, तब हम लोग को थर्ड सेम में इंक्लूसिव एजुकेशन था। उसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ें पढ़ी थी और बहुत अच्छा भी लगा था, सब कुछ समझना, सारी डिसेबिलिटीज को जानना। फॉर दैट हम लोग एक ऑर्फनेज भी गए थे, सेंट नॉर्बर्ट। वहां पर एक ऑर्फनेज है, वहां पर हम काफी सारे ओल्ड एजर्स से, बहुत सारे बच्चों से भी मिले थे। सो रियली एक जो फीलिंग है, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट रियली बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद जैसे हम लोगों की एक ट्रेनिंग भी हुई थी, दैट इज इन सिंधी कॉलोनी, मानव सेवा सदन स्कूल है, वहां पर हुई थी। और वहां पर उन बच्चों से मिलने के बाद रियली बहुत अच्छा लग रहा था।
लाइक हम लोग वहाँ पे ब्लाइंड स्टूडेंट्स से, डेफ एंड डम्ब और कुछ जैसे मेंटली जो डिसेबल थे उन सबसे मिले थे. दे आर लाइक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स, मैं कंपेयर नहीं कर रही बट ऐसा लगा कि उन लोगों को हमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय सिर्फ एक लव के. दे वर बस. द लव ओनली, दैट्स इट. और पता, ये जो फीलिंग है ना कि अच्छा लगा था, ये अच्छा वर्ड के भी बियॉन्ड हमारी फीलिंग होती है. मतलब हम कई चीजों को शब्दों में बांध ही नहीं सकते हैं. जैसे कि कोई हमसे पूछे कि आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हो, तो क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? या कोई ये पूछे कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो, तो सम फीलिंग्स आर बियॉन्ड कैलकुलेशन. मतलब इन्फिनिटी के भी आगे अगर कुछ चीज बनी होगी तो शायद वो वाले शब्द हमारे लिए वहां होते हैं. तो हम ऐसी फीलिंग के साथ में इस करियर में रहते हैं. और मैं सबको मतलब हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि इस फील्ड में जरूर आए और एक अच्छा करियर बना सकते हैं वो इस फील्ड में भी आके. Okay, so ma'am, question number 4. How do they interact with unknown who don't know the sign language? Like जैसे deaf and dumb है, हम लोग जैसे फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स हैं या जैसे मेंटोर्स हैं, हम उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं. बट जो अननोन है, लाइक वो कहीं पर भी जा रहे हैं, लाइक जैसे आपका जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं अपने व्यूअर्स को कि लाइक आपने पुलिस ऑफिसर्स और बैंकर्स को भी ट्रेनिंग दी है लाइक साइन लैंग्वेज के लिए. वो भी बैंक करते हैं या उनको कोई भी इशू होता है तो वो लाइक अपने पुलिस ऑफिसर से किसी से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द अननोन? लाइक उनको अननोन अगर मिलता है, अननोन को नहीं पता है कि दैट ही इज अ डेफ और डम, तो उनसे कभी कोई कम्युनिकेट करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? देखिए, अगर कोई अननोन डेफ पर्सन अगर किसी को मिलता है तो सबसे पहली बात है कि आप सबसे पहले उनसे ये पूछिए कि क्या उनको पढ़ना लिखना आता है, हाथ पे हथेली पे ऐसे पेन चलाकर. अगर अगर किसी बच्चे को पढ़ना लिखना आता है तब तो वो काफी सारी चीजें आपको लिख के भी बताएगा. अगर आप लिख के पूछेंगे नाम तो वो जरूर अपना नाम बताएगा. नहीं तो क्या होता है कि कुछ जनरल साइंस होते हैं, उनके थ्रू भी आप उनसे बात कर सकते हो कि क्या नाम है. कुछ कुछ दूसरा क्या होता है कि पिक्चर्स, अभी मोबाइल हम लोग सबके पास होते हैं. हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह उनसे पूछें, उसके थ्रू उनसे कम्युनिकेट करें. कि जैसे कोई गुमा हुआ बच्चा हमको मिल गया है, वो कहाँ जाना चाह रहा है, या उसको भूख लग रही है, या उसको रोना आ रहा है, तो क्यों रो रहा है, कुछ दुख रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम कुछ कुछ चीजें पिक्चर्स में भी उसको दिखा के पूछ सकते हैं. ओके. और हाँ, और सबसे अच्छा ये है कि अगर आप किसी और ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो कुछ वीडियो कॉल के थ्रू उनको कनेक्ट करके बात कर सकते हैं. अभी टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत स्मार्ट है. कोई डेफ है और आपको मिला है, आप तो जानते हैं साइन लैंग्वेज, बट एनी हाउ कई अननोन है, तो अगर आप पे कोई फ्रेंड, अब आप ऐसे कॉन्टेक्ट्स बना के रखिए कि ठीक है मुझे नहीं आता लेकिन हाँ मेरी एक फ्रेंड है उनको साइन लैंग्वेज आती है, मैं तुरंत एक वीडियो कॉल में इनसे बात करवाती हूँ उनकी. मतलब ये ना स्मार्टनेस. दूसरा क्या है ना कि जो साइन लैंग्वेज है ना, इट इज लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन एंड लव. आप एक्सप्रेसिव हो जाएंगे ना. आप ये बताओ मुझे कि 1 दिन का बच्चा होता है, 10 दिन का बच्चा होता है, 1 महीने का बच्चा होता है, वो उसकी माँ को बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, या मैंने गीला कर लिया है, या मेरा पेट दुख रहा है. एक माँ है ना उसके रोने की स्टाइल से समझती है कि ये है ना ऐसे रो रहा है, इसको कुछ दर्द है. मुस्कान, अगर आप माँ होंगी तो आप तो मेरी बात को बिल्कुल रिलेट कर पाती होंगी कि बच्चे की रोने. यू आर अनमेरिड, ओके. लेकिन घर में किसी को देखा होगा ना, एक माँ अपने बच्चे को तुरंत जज कर लेती है. उसको पता होता है कि ये ऐसे नहीं रोता है, आज इसको कोई तकलीफ है. तो जब, और वो क्यों समझ पाती है पता है आपको? क्योंकि वो प्यार करती है. तो जब हम किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसको समझना चाहते हैं ना कि मुझे इसको समझना है, तो फिर आपको साइन लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है, एक मोबाइल में फोटोग्राफ दिखाने की भी जरूरत नहीं है, एक आपको लिख लिख के पूछने की भी जरूरत नहीं है. अगर आप एक्सप्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी एक्सप्रेसिव आपके साथ में है, तो लव इज नो लैंग्वेज. मैं तो ये सोचती हूँ. Okay, ma'am, last question. As it is not a disease, then why people behave like this, that special ones are not equal? As we all know this, it is given by God, but they all have the best qualities. Like जो deaf and dumb है, उनके पास बहुत अच्छी qualities हैं.
यस, मैं ये चीज समझ सकती हूँ बिकॉज मेरे बट उनकी जो बेस्ट क्वालिटीज है वो समझते हैं कि ये उनसे क्यों। एक्चुअली एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी वीक होता है ना तो उसको लोग दबाना चाहते हैं। मतलब सबको मतलब है ना, जो आपने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा ना, तो ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नेचर होता है कि ही वांट्स टू बिकम अ लीडर, और लीडर बनने के लिए वो कई बार उनको दूसरों को सप्रेस करना चाहता है। लेकिन मेरे ख्याल से लीडर अगर एक ऐसा लीडर बने कि जो एक रोल मॉडल लीडर अगर आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और एक एक वेल नोन प्रोवर्ब है, अ लीडर मस्ट बी ए सर्वेंट। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आप एक अच्छे फ्रेंड बनो, एक अच्छा काम करने वाले वर्कर बनेंगे, तो सब आपको फॉलो करेंगे। तो वो जो एक सेपरेशन वाली फीलिंग है ना, वो लीडरशिप वाले के कारण लेने से आती है। हम लीडर ना बन के अगर एक इक्वल पार्ट की तरह सबको डील करें, फ्रेंड की तरह डील करें, तो कोई इन्फीरियर फील नहीं करेगा। और ऑब्वियसली मैं तो ये मानती हूँ कि ईश्वर एक चीज कम किसी को देता है ना, तो उसको एक दूसरी पावर ज्यादा देता है। अभी आपको पता है टोक्यो में पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। ओलंपिक खत्म हो गया, अब पैरा ओलंपियंस हमारे इंडिया से 52 पैरा ओलंपियंस गए हैं। और कल हमारे यहाँ की जो भवीना पटेल है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में, चाइना को हरा के। चाइना को लोग सुपर पावर मानते हैं, वो सबसे ज्यादा मेडल्स वही लोग लेकर जाते हैं, लेकिन एक उसके पास दम था। आज आप, मैं और ऐसे कई लोग पैरा मतलब ओलंपिक्स में नहीं जा पाए। हम तो नॉर्मल थे, चाहे तो जा सकते थे, लेकिन काम करने का दम होता है। दूसरा ये कि लोगों को ये भी लगता है कि अरे यार ये डिसेबल्ड और हमसे आगे जा रहा है, तो वो एक फीलिंग रहती है ना कि हम इनसे कम है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए उनको उनका मॉकिंग करते हैं, उनका मजाक करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से रियलिटी को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उनको हम साथ लेके, दुनिया हमारे लिए, सबके लिए, मैंने हमेशा से यही सोचती हूँ और यही बोलती हूँ कि ईश्वर ने सबके लिए यही अर्थ बनाई है, और इसी में हमको सबको रहना है। तो सबको साथ लेके चलेंगे तो अच्छा है। लोगों को अपना जो डोमिनेंस दिखाना रहता है माइट भी वो इस वजह से करते हैं ये हाँ सब चीजें। जी। ओके मैम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। लाइक जो डिसेबिलिटीज हैं, बहुत बड़ी डिसेबिलिटी नहीं है, लाइक डिसलेक्सिया डिसकैलकुलेक्सिया जो है, उसमें ऐसा बताया गया था कि जैसे बच्चा जो लेटर्स देखता है, लाइक जैसे बी को डी देखता है, पी को क्यू देखता है, या जो लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है, तो मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, मैंने नॉर्मल स्टूडेंट्स में भी ये चीज देखी है कि बच्चे को कितनी बार भी समझा दिया जाए कि बेटा ये बी नहीं डी है, पी नहीं क्यू है, बट वो स्टिल वही मिस्टेक करता है। तो क्या हम ये नॉर्मल स्टूडेंट में भी बोल सकते हैं कि दिस इज अ डिसलेक्सिया? या और मुस्कान, आपको मैं बताऊं कि लर्निंग डिसेबिलिटी सभी को कभी ना कभी रहती है। वो स्लोली है ना, प्रैक्टिस से जाती है। मुझे आप एक चीज बताओ, इमेजिन करके अपने बचपन में जाके सोच के बताओ कि हमारे पेरेंट्स चप्पल सीधी रखते हैं, लेकिन एक बच्चा जो रहता है ना, वो हमेशा उल्टी चप्पल पहनता है जाके। वो सीधी रखी रहती है, लेकिन वो उठा के बकायदा इधर की उधर रखेगा, लेफ्ट की राइट करेगा, राइट की लेफ्ट करेगा, फिर पहनेगा। यू नो दीज आर ऑल साइंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। बट ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस से ठीक होती है। और हर व्यक्ति अपने बचपन में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट पे उसको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस ना, हम भगवान नहीं, ईश्वर ने हमको खुद का बना के नहीं भेजा। हम लोग से गलती होना, ये सब चीजें हमारे लिए सामान्य है। बट एक अच्छा मेंटर मिलता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका सराउंडिंग लेवल अच्छा है, एक्सेप्टेंस अच्छा है, ये सब चीजें चली जाती है। कई बच्चों को मैथ्स का फोबिया रहता है, लेकिन वो सब सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं। कई बच्चे सब कुछ अच्छा करते हैं, उनको लैंग्वेज में फोबिया रहता है, वो बी को डी, डी को एट, एट सेवन को अपोजिट डायरेक्शन में बनाना, सिक्स को नाइन बनाना, वो उनके साथ होता ही रहता है। लेकिन मात्राओं की गलती, बड़ी को छोटी करना, बड़े को छोटे को करना, छोटे, ये सब होता है। लेकिन ठीक है, धीरे बिकॉज धीरे सब चीजें ठीक होती है। क्लियर नहीं है, लाइक हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मात्राएं हैं, मात्राओं के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एक बच्चे को, मैं आपको खुद के अपना ही एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने दो तीन बच्चे जो मेरे पास आते हैं लाइक ऑन ऑफलाइन मोड में, तो मैं उनको 15 डेज से बता बता के थक गई हूँ कि बेटा सिक्स ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, बट स्टिल जो का तो वही का वही लिख पाऊंगी, आज वापस वो वही चीज करेंगे। वो दैट इज दिस ग्राफिया।
डिस्ग्राफिया है वो, और बेसिकली वो है ना प्रैक्टिस से ठीक होगा, वो प्रैक्टिस से ठीक हो सकता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चा हमेशा उल्टा बनाता है, उल्टा ही अल्फाबेट, उसको है ना मिरर इमेज दिखती है। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे को देखता है तो उसको मिरर इमेज बनती है दिमाग में, और मिरर इमेज हमेशा अपोजिट होती है, और जो इमेज उसके दिमाग में बनती है वो वही प्रिंट करता है। तो डिस्ग्राफी के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, बड़े बड़े उसके लिए वो मतलब बड़े फॉन्ट से प्रैक्टिस करवाने की जरूरत रहती है, उसमें छोटे फॉन्ट में उनको थोड़ी और ज्यादा दिक्कत होती है। जितने बड़े फॉन्ट से आप प्रैक्टिस कराएंगे वो ठीक हो जाएगा। हम लोग करते हैं ऐसा, हमारे साथ कई बच्चे ऐसे जो डिस्ग्राफिया के प्रॉब्लम रहती है उनको, वो लोग है ना छोटी छोटी चीजों को आगे पीछे करते हैं। जैसे उनको कल लिखना है, कल लिखना है, लेकिन वो लिखेंगे लक। हाँ, जैसे उनको आज लिखना है तो वो आज नहीं लिखेंगे, वो ज आ लिखेंगे। मतलब उनके दिमाग में पिक्चर तो आज ही बनी है, लेकिन वो लिखते वक्त आगे पीछे करते हैं। डेफ बच्चों में बहुत होता है डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम। उनको दही लिखना है तो वो हदी लिखेंगे, ऐसा होता है। वो ओके होता है, प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा वो। ओके सो हमारे लिए बहुत रूटीन का वर्क है ये वाली चीजें करवाना, हम लोग रोज फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। मैम थैंक यू सो मच एज आपने जो सजेशंस दिए, जो एडवाइजेस दिए, एंड लाइक मैं अपने सारे व्यूअर्स, अपने ऑडियंस को कहूँगी कि आपकी ये सारी एडवाइजेस वो अपनी लाइफ में लें, समझें, और लाइक जो हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटी इज नॉट अ डिसीज, तो इस डिसेबिलिटी को डिसीज ना समझें, और जो अपने कॉलीग्स फ्रेंड्स हैं उनको सपोर्ट करें। So, ma'am, I'm going to ending our this session. So, आप कुछ 2-3 लाइन्स में कंक्लूड करना चाहेंगे? बस मैं सबसे पहले आपको बहुत बड़ा और आपकी एजू क्रिएट जो प्लेटफॉर्म है उसको थैंक्स देती हूँ कि आप लगातार जो अवेयरनेस के जो उसमें वीडियोस पोस्ट करते हैं, उससे मेरे को लगता है कि पूरे समाज को नहीं लगा, एक भी अगर किसी के जीवन में बदलाव आया तो आपको जीवन में सफलता मिल गई, मैं यही सोचती हूँ। क्योंकि वो एक व्यक्ति सफल होगा तो वो कईयों को सफल बनाएगा। तो आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं बस इस मंच से, आपके प्लेटफॉर्म से यही सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि इन बच्चों के ऊपर दया नहीं, एक इक्वलिटी और फ्रेंडशिप वाला एटीट्यूड रखें, और इनको एक अपने समाज का हिस्सा माने। क्योंकि एक बॉडी है, उसके सारे पार्ट्स होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। तो हम मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी फिंगर जो सबसे स्मॉल फिंगर है वो कोई काम की नहीं है, या हमारे हाथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या पैर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक शरीर की तरह पर हैं सारे लोग। भारत माता है और ये पूरी पृथ्वी है, यहाँ पर सब लोग है ना ऑर्नामेंट्स है, हम लोग अलग अलग तरह के। तो ये भी ऑर्नामेंट्स है हमारे इस इकोसिस्टम के। तो मैं सोचती हूँ कि सारे को हम सम्मान दें, प्यार करें, और जब सब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। हमारे पूरे देश का डेवलपमेंट होगा, और हमारे सोसाइटी में इविल्स खत्म होंगे। बस यही एक मैसेज है मेरा। और मैं आपको आनंद सर्विस सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मेरे विचार रखने का मौका दिया। थैंक यू। Thank you so much, ma'am.